ये वीडियो, ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में आ गई है, ठीक है। और कोई ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। कि जो सब्जेक्ट में आप लोग को अप्रूवल मिलने का बाकी है उसकी भी आपको जानकारी मिल रही है। आप आज कुछ लोगों को इंग्लिश में और आपका क्या कहते हैं जूलॉजी में अप्रूवल मिल रहा होगा, ठीक है। लिस्ट वगैरह बन करके सब टीचर को पहुंच गई है। बॉटनी और आपका जो केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसकी जो आईडी है आपको संडे को मिल जाएगी, ठीक है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आज से फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है फिजिक्स की, कल आप लोगों की जूलॉजी की और इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और मंडे से आपका केमिस्ट्री और बॉटनी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन सीरीज का, ठीक है। और सॉल्यूशन सीरीज में सबसे पहली चीज आप लोगों को पहली क्लास में एनालिसिस करवाया जाएगा सिलेबस का। जैसे कि आज हम लोग फिजिक्स में एनालिसिस करेंगे सिलेबस का। मैंने 2 दिन आप लोग को गाइडलाइंस दिया और वो गाइडलाइंस सभी सब्जेक्ट की तरफ से कॉमन था। तो वो जो दो मतलब फिजिक्स की जो आईडी पर आपको गाइडलाइंस मिली है वो अब अदर सब्जेक्ट की आईडी पर उस टाइप की गाइडलाइंस नहीं मिलेंगी। टीचर्स सीधे आपके सिलेबस पर आएंगे और डिस्कशन स्टार्ट होगा। और आप लोगों के लिए जिस प्रकार से कमिटमेंट है कि इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको स्पेशल क्वेश्चंस कराए जाएंगे और हिंट भी दिए जाएंगे बेसिक नॉलेज के, कि बेसिक नॉलेज को कैसे कवर करना है, सिलेबस को कैसे एनालाइज करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज फिजिक्स का सिलेबस किस टाइप का है, और आप 45 से 50 दिन के अंदर 45 डेज से लेकर के 50 डेज के अंदर फिजिक्स के सिलेबस को कितने अच्छे से कर सकते हैं वो सारे आइडियाज मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले चीज सिलेबस को समझते हैं कि आप लोगों का सिलेबस कैसा है, ठीक है भी। फिजिक्स का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस पीएनएसटी का, ठीक है भी। पीएनएसटी का जो सिलेबस है और आपका टारगेट है पीएनएसटी 2022 का। तो पीएनएसटी 2022 का जो सिलेबस है और आपको कैसे कवर अप करना है 45 डेज से लेकर के 50 डेज के अंदर ऑन एन एवरेज। सबसे पहली चीज, आपको यूनिट्स के नाम पता होना चाहिए और कौन से यूनिट के अंदर से ऑन एन एवरेज अनुमानतः कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको मैं आज बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज देखिए, फिजिक्स में सबसे पहली यूनिट मापन। सबसे पहली यूनिट जो होती है वो मापन होती है। पहले मैं यूनिट्स के नाम लिख ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एनालाइज करवाऊंगा कि कहाँ से कितने नंबर का सेक्शन पूछा जाता है। दूसरे में आता है आपका गति, मतलब सॉरी, दूसरे में आपका आता है सदिश अदिश, ठीक है जी, सदिश अदिश वाला सेक्शन। ओके, तीसरे नंबर पर आपका आता है गति वाला क्वेश्चन, गति की गति की में लेवल 1, ठीक है भी। उसके बाद गतिकी में लेवल 2, ठीक है भी। अभी गतिकी में लेवल 1, गतिकी में लेवल 2 क्या है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं एकविमी गति, द्विविमी गति, त्रिविमी गति के बारे में, थोड़ा बहुत त्वरण वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वेग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो ये लेवल 1 और लेवल 2 में आपका फाइनली ये मान करके चलिए गति के नियम और गति के समीकरण तक हो जाता है। ये लेवल 1 और लेवल 2 है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं घर्षण, घर्षण प्लस रस्सी में तनाव, ठीक। उसके बाद बात करते हैं वृत्तीय गति, उसकी फिर बात होती है घूर्णी गति, ठीक है भी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण, ओके। उसके बाद फिर हम बात करते हैं शारीरिक ऊर्जा प्रमेय। 1 मिनट है, ट्रेन गुजर रही है, ठीक है। मापन है सदिश गति की टू, फ्रिक्शन, वृत्ति गति, घूर्णी गति, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा प्रमेय या कार्य ऊर्जा वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका प्रत्यास्था, ठीक है, या ठोस अवस्था भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 10वां पॉइंट, 10वीं यूनिट ये मान के चलिए। उसके बाद 11वें नंबर पर अपन बात करते हैं, 11वें नंबर पर बात करते हैं अपन द्रव प्रवाह। द्रव प्रवाह में पार्ट 1, फिर द्रव प्रवाह में पार्ट 2, द्रव प्रवाह पार्ट 1, द्रव प्रवाह पार्ट 2, ठीक है जी। फिर उसके बाद 13वें नंबर पर अपन बात करते हैं दोलन एवं ध्वनि, ठीक है जी। मतलब उसमें सारा आ जाता है, दोलन, कंपन, ध्वनि सब आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं अपन ऊष्मा गतिकी,
पार्ट 1। फिर बात करते हैं उष्मागतिकी, पार्ट 2, ठीक है भी। उसके बाद आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है भी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत। ठीक, ये हमारा एक तरह से सिलेबस हुआ, फिजिक्स का आधा सिलेबस है ये, याद रखिए, ये फिजिक्स का आधा सिलेबस है। और ये जो आधा सिलेबस है इसको स्टडी करने के लिए ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हुआ, 15 नंबर का सेक्शन है ये, 15 नंबर का सेक्शन कवर हुआ ये जो यूनिट्स मैंने आपके सामने रखा है, ये 15 नंबर का सेक्शन है। ये 15 नंबर का सेक्शन आपको मिलेगा 11th की बुक में, क्योंकि आपको साथों साथ कौन सी बुक से स्टडी करना है ये भी पता होना चाहिए। तो ये 11th क्लास, ये जो आपकी जो 11th क्लास की बुक में ये सारी की सारी यूनिट अवेलेबल है। मार्किंग देखते हैं, मार्किंग कैसे होती है। 1 नंबर, 1 नंबर, ये पूरा दोनों मिला करके कम से कम 1 नंबर यहाँ पे, ये मिला करके 1 नंबर। वृत्ति गति मैक्सिमम 1। अच्छा, मैं जितनी रेटिंग दे रहा हूँ ये एक एक नंबर की जो रेटिंग है ये मान करके चलिए कि मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम मतलब एक दो किसी यूनिट को छोड़ेंगे तो अगली यूनिट में नंबर बढ़ेगा, ऐसा, ठीक है। घूर्णी गति 1 नंबर, गुरुत्वाकर्षण 1 नंबर, कार्य ऊर्जा 1 नंबर, प्रत्यास्थान या तो आएगा या तो नहीं आएगा, फिर भी मैक्सिमम जब आएगा तो 1 नंबर का। द्रव प्रवाह 1 नंबर, 1 नंबर, दोलन 1 नंबर। उष्मागतिकी में अब देखिए, उष्मागतिकी का जो चांस है ये लगभग लगभग 2 नंबर से 3 नंबर का सेक्शन रहता है। और गैसों के अणुगति सिद्धांत में एक क्वेश्चन हर साल आता है। अगर आप इन सब चीजों को जोड़ेंगे तो लगभग लगभग ये 16-17 नंबर को हिट करने वाला है, ठीक है। तो 16-17 नंबर को हिट करने वाला है। 11th का पोर्शन है, 15 नंबर का सिलेबस है, 16-17 नंबर को हिट करने वाला है। इसका मतलब है कि कोई एक आध यूनिट या कोई ऐसा पोर्शन जो छोड़ देगा और बाकी जगह से एक एक नंबर का पोर्शन कवर होता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक बड़ी यूनिट में से केवल 1 नंबर का पूछा जाता है। ये एग्जाम टफ क्यों है अब आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइज होगा, या इस एग्जाम को निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसकी वजह आपको समझ में आ रही है। एक यूनिट से एक क्वेश्चन आ रहा है, एक उतनी बड़ी यूनिट से आपको एक क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आपको मिलता है एक यूनिट से। और एक यूनिट के अंदर अंदर लगभग छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं वो होते हैं 10 से 12। और उन 10 से 12 टॉपिक के अंदर लगभग लगभग जो क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है वो बनती है 20 से 25। मतलब एक यूनिट के अंदर आपको कम से कम 20 से 25 अलग अलग टाइप के थ्योरी में अभी बताऊंगा थ्योरी न्यूमेरिकल कैसे क्या पढ़ना है। आज की क्लास टोटली फिजिक्स को खोलने वाली क्लास। आवाज आ रही है मेरी? चैट सेक्शन का इस्तेमाल करके बताएंगे। मेरी आवाज मिल रही नहीं मिल रही आपको? चैट सेक्शन का इस्तेमाल करना है, बोल भी सकते हैं बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि आप लोग को चीजें समझ में आनी चाहिए। ऐसा हर सब्जेक्ट को एनालिसिस करके अगर आप पढ़ते हैं 40 दिन, कोई नहीं रोक सकता है। फाइनली आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 40 से 45 दिन अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया, 40 से 45 दिन अगर मान लीजिए आपने इस चीज को फॉलो कर लिया और हर सब्जेक्ट पर ये आपने फॉलो कर लिया तो आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलना है, क्योंकि इससे बेहतरीन अप्रोच और कुछ नहीं होती है। आपको ये पता चल जाए कि कौन सी यूनिट को पढ़ना है और वहाँ से कितना आना है, और ये आपको जानकारी है और आपने उस चीज़ को पढ़ लिया और उसके क्वेश्चंस लगा लिए, तो ये तो 90% या 99% स्टूडेंट ये काम करते ही नहीं है। उनको तो ऐसा रहता है कि बस कोचिंग ने इधर उधर का झूठ झपाट कुछ दिया, बस उसमें वो लोग खुश रहते हैं, इधर उधर की चीज़ें बता दी उसी में वो खुश रहते हैं। तो ये अपने को नहीं करना है, अपने को बिल्कुल राइट एकदम राइट डायरेक्शन में चलना है, अप्रोच बिल्कुल शानदार होनी चाहिए, ठीक। ये हो गया हमारा 15 नंबर का सिलेबस। हालांकि मैंने इसको नंबरिंग में जब डिवाइड किया तो काउंट करोगे तो 16, 17, 18 नंबर तक जाएगा। कोई एक आध यूनिट या दो एक यूनिट छूटेगी तो 15 नंबर का सेक्शन यहाँ से कवर होगा। क्या मेरी आवाज़ कम आ रही है? यस सर। मेरी आवाज़ कम आ रही है? सर क्या आपकी बात, आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? सर नॉर्मल सर आवाज है। वॉइस कट रही मेरी? ठीक, कट नहीं रही है सर, आवाज नहीं आ रही है मतलब कोई बात ज्यादा। नहीं। ये चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं बताइए। सर हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। मेरे पास लगभग सभी लोगों के नंबर है,
या तो आप लोगों को कभी कभार बीच बीच में कॉल भी आ सकता है, मेरा वीडियो कॉल भी आ सकता है, या फिर ऑडियो कॉल नॉर्मल कॉल भी आ सकता है। बीच में करस्पॉन्डेंस के लिए आप लोगों को कॉल भी आ सकता है, इसलिए आप बिल्कुल अलर्ट रहिए। मैंने कल आपको फाइनल गाइडलाइंस में टाइम टेबल वगैरह के बारे में बता दिया है। मैं रेंडमली क्रॉस चेक कर लूंगा। एक सप्ताह का समय दे रहा हूँ, अपने आप को जितना संभाल सकते हैं संभाल लीजिए। एक सप्ताह के अंदर अंदर मैं किसी को भी रेंडमली कॉल कर लूंगा, अचानक से सैटरडे संडे देख करके कम से कम 20 से 25 लोगों को टारगेट ले लूंगा मैं, और मुझे भी नहीं पता कौन होंगे वो, जो मेरी लिस्ट में अवेलेबल होंगे, मेरा जिसमें लगा कॉल कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलर्ट रहिए। ये नहीं कि आपने कोर्स परचेस कर लिया और आपको अप्रूवल मिल गया, लाइव क्लासेस चल रही है, घर में बैठ करके पढ़ रहे, ऐसा नहीं चलेगा। वो क्रॉस चेक हो जाएगा, फीडबैक में ले लूंगा किसी से भी, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपने कोर्स खरीद लिया है, वीडियो देख लिए, नो। आपकी कॉपीज वगैरह भी मैं लाइव लाइव कॉल करके चेक कर सकता हूँ। ये तो हो गया हमारा पार्ट ए का सिलेबस 15 नंबर में से कैसे कितना कितना पोर्शन अभी कवर हो सकता है वो भी देखेंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं पार्ट बी, है ना। वो पार्ट ए था, अब ये पार्ट बी चालू हो रहा है। ये पार्ट बी का पहला पार्ट है ना, यूनिट नंबर 1 स्थिर विद्युत। उसके बाद दूसरा स्थिर विद्युत के बाद कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या बोलते हैं अपन, संधारित्र, है ना, संधारित्र। उसके बाद तीसरा जो है वो है धारा विद्युत। चौथा जो है वो है सेल। पांचवा जो है वो है विभव मापी। दिख रहा है क्लियर, मतलब विजिबल है कि नहीं जो चीज लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन बोल भी तो रहा हूँ, तो चीजें आप लोग को लिखते भी चले जाना, ठीक है। विभव मापी के बाद है बेसिक चुंबक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है भी। उसके बाद फिर बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा एवं एलसीआर परिपथ। हालांकि इसी में सब कुछ है, ट्रांसफार्मर प्लस मोटर वगैरह तो इसी में। और कल का देखेंगे, उसको भी टच करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा है नहीं मोटर वगैरह से, एक हाथ कोई बेसिक क्वेश्चन रहता है, देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नौवां जो है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ पर थ्योरी है। मैं इतनी सारी यूनिट के नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके ये टारगेट है। मैंने बोला विद्युत चुंबकीय तरंगे आपको स्टडी करके आनी, कल मैं इसके सीधे क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ यूनिट ऐसी है जिसको हम स्टडी नहीं कराएंगे, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे में डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इसमें बेसिक नाम की चीज है ही नहीं, ठीक है भी। 10वां प्रकाश या प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में पार्ट 1 है ना, और प्रकाशिकी में पार्ट 2। देखा होगा आप लोगों ने, तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी है। उसमें आपका परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, ऐसी टाइप की जो घटनाएं हैं ये सब दोनों में कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। लेंस वगैरह सब, दर्पण वगैरह सारी चीजें इसमें, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी सब हो जाएगा, प्रकाशी यंत्र सब, सारी चीजें इसमें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 12वें नंबर का जो टॉपिक है वो है आधुनिक भौतिकी, या इसी में आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, या फोटॉन वगैरह। फिर आता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो एक नॉर्मल तरीके से मैंने लिखा, ये नहीं सोचना कि आप मेरी राइटिंग बहुत ही बर्बाद है, कैसे दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से लिखा जाएगा जब आपको स्टडी करवाई जाएगी। स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत 1 नंबर, कैपेसिटर संधारित्र 1 नंबर, विद्युत धारा से लगभग लगभग 2 नंबर, तेल से 1 नंबर, विभव मापी से 1 नंबर, चुंबक से 1 नंबर, धारा का चुंबकीय प्रभाव 2 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा एलसीआर के से 2 नंबर मैक्सिमम, विद्युत चुंबकीय तरंगे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई गारंटी नहीं है। प्रकाशिकी से लगभग लगभग 3 क्वेश्चन, पूरे मिलाकर के 3 क्वेश्चन, आधुनिक भौतिकी से 1 क्वेश्चन और अर्धचालक से 1 क्वेश्चन, मिला जुला करके इधर उधर मिला करके ये भी मान के चलिए ये सेक्शन भी आपका 15 नंबर का सेक्शन है, ठीक है। तो ये हुई हमारी सिलेबस की एनालिसिस कि ऐसे हमारा सिलेबस काम करेगा फिजिक्स के लिए। सॉल्यूशन सीरीज के लिए फिजिक्स का सिलेबस इस टाइप से काम करेगा। नंबरिंग भी हो गई, सिलेबस भी आपको पता चल गया, टारगेट भी मैंने आपको दे दिया, गाइडलाइंस भी दे दिया। अब हमको जैसा हमने सिलेबस को डिक्टेट किया है उस टाइप से हमको यूनिट वाइज स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है।
और दो चीजें हैं, एक आपका न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिक्स में सबसे बड़ी जो चीज है वो है न्यूमेरिकल, दूसरा जो है सूत्र, तीसरा जो है वो है एनालिसिस। क्योंकि फिजिक्स की थ्योरी जो होती है ना वो न्यूमेरिकल से भी काफी टफ होती है, सोचना पड़ता है, ये भी सही है वो भी सही, इस टाइप से। और चौथा जो है थ्योरी। थ्योरी का मतलब है कुछ सिंपल क्वेश्चन, आवारा प्रश्न, 5 से 7 क्वेश्चन बड़े सिंपल दिखते हैं, उसके अलावा सारे 20-22 क्वेश्चन बड़े जबरदस्त रहते हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज, एनालिटिकल थ्योरी, थोड़ा सोचना पड़ता है, सूत्र फॉर्मूला बेस्ड चलता है पूरा, और न्यूमेरिकल और ग्राफ एक और 5वां लेवल है, ग्राफ वगैरह आ जाता है कभी कभार। तो ये 5 लेवल है फिजिक्स का। तो गाइडलाइंस भी कंप्लीट हुई, सिलेबस भी पता चल गया, और फिजिक्स को कितने एंगल से पढ़ना है वो भी आपके सामने है। टोटल 5 टाइप के एंगल है पढ़ने के लिए फिजिक्स का। तो ये हुई फिजिक्स का पूरा ओवरव्यू आप लोगों के सामने, ठीक है। और आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट होगी मापन से। सबसे पहले चीज मापन का पूरा बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद फिर मापन के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये हुई हमारी शॉर्ट गाइडलाइंस का पूरा दौर खत्म। सिलेबस लिख लीजिए, सारा का सारा सिलेबस चिपका दीजिए, जो जो कंप्लीट होते जाएगा उसको टिक करते चले जाइए। वेराइटीज के क्वेश्चन के लिए कॉपी तैयार रखिए, नंबरिंग हो गई, सब कुछ हो गया। पढ़ने का टेक्निक मैंने आपको बता दिया, वो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बताएं, तब सोचेंगे कि एनालिसिस क्या होती है, थ्योरी क्या होती है, सूत्र क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, और कुछ और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन होंगे, डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। पूरा थर्ड में क्या लिखा है सर, थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में ये धारा विद्युत है, स्थिर विद्युत कैपेसिटर, धारा विद्युत सेल, विभवमापी चुंबक, धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्रत्यावर्ती धारा, एलसीआर, परिपथ ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाशिकी पार्ट 1 पार्ट 2, आधुनिक भौतिकी जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, और अर्धचालक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ये है हमारे पास में टोटल 13 से 14 यूनिट का खेल। 15 नंबर का एक और सेक्शन आपके पास अवेलेबल है। इसमें और किसी भी प्रकार से आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है, जो चीज बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। ये आपका फाइनल है फिजिक्स का, बस जैसा कह रहा हूँ वैसा आपको चलना है मेरे साथ में, न आगे बढ़ने की कोशिश करना, न पीछे रहने की कोशिश करना, ठीक है। आगे जाने की भी सूत्र के नीचे, अच्छा सूत्र के नीचे न्यूमेरिकल, सूत्र, एनालिसिस, क्वेश्चन एनालिटिकल होते हैं, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, नहीं तो ऐसा नहीं होता, इस टाइप के क्वेश्चन। थ्योरी आवारा क्वेश्चन 5 से 7, और ग्राफ 1 से 2 क्वेश्चन ग्राफ के रहते हैं, ठीक है। असली खेल फिजिक्स में सिलेक्शन का मेन कारण है न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल बना लिए, और ये मान के चलिए पेपर में आपको 5 से 8 न्यूमेरिकल तो पेपर हॉल में ही सॉल्व करने पड़ेंगे, ये नहीं कि आप बच जाएंगे, जिसको सिलेक्शन लेना है उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल कराते हैं, और हमारी क्लास न्यूमेरिकल के लिए फेमस है। न्यूमेरिकल को लेकर के यहाँ कोई मक्कारी नहीं है, बहुत। एनालिसिस का मतलब है तर्क लगाना, तार्किक लॉजिकल क्वेश्चंस एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट वे हुआ हमारे फिजिक्स को लेकर के। वैसे ही आपको इंग्लिश में बताया जाएगा, वैसे ही बॉटनी में, वैसे ही जूलॉजी में, वैसे ही आपका केमिस्ट्री में। तो एकदम बैलेंस माइंड के साथ चलना, एकदम बैलेंस तरीके से। ये है हमारा प्लान, और ये हमारा सक्सेसफुल प्लान है, ठीक है। कॉपी बना लीजिए, अलग से कोई एक्स्ट्रा कॉपी बनाने की जरूरत नहीं, एक कॉपी बनाइए बढ़िया सी, क्वेश्चन कलेक्शन आपके सामने होगा, बेसिक पॉइंट जैसे 1 लाइन कुछ कुछ चीजें समझाऊंगा, और आपको जहां पर बोलूंगा कि ये चीज आप कर लीजिए, जाकर के उसी दिन घर में जाकर के उस चीज को कर लेने का है, ठीक है। एग्जाम हॉल में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए कुछ बता, अरे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएंगे तो आपको पेपर वगैरह मिलेगा, वहां पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। मतलब ये कि सही उत्तर निकालने के लिए, ये नहीं कि उसमें तुक्काबाजी कर रहे हैं। ये लोग तुक्केबाजी करते हैं और 10 में से फिर 30 में से 6 नंबर आते हैं, फिजिक्स में 8 नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की हैबिट नहीं होती। इसलिए फिजिक्स में जो है बहुत सारे लोग जो है 15 नंबर भी आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, 15 नंबर 15 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने की हैबिट नहीं, इसलिए 9 नंबर आ रहे। तो 6 नंबर गए आपके। 6 नंबर का मतलब 600 रैंक। 6 नंबर का मतलब है 600 रैंक। तो आपने तो एक सब्जेक्ट की वजह से 600 रैंक गवा दी, सोच लो कितना बड़ा नुकसान हो गया आपका। और यही गलती अगर आपने और सब्जेक्ट में कर ली, 2-2, 3-3 नंबर की वजह से, 1 नंबर मतलब 100 रैंक। 60 नंबर के ऊपर 1 नंबर की कमी का मतलब 100 रैंक, सीधे सीधे 100 का गेम खत्म हो जाता है। तो
मतलब अगर आपको ये पता है कि 1 नंबर की कमी से आप सीधे-सीधे 100 लड़कियों से पिछड़ जाएँगे, तो एक सब्जेक्ट में फिजिक्स में सीधे-सीधे जहाँ आपको 17-18 नंबर का टारगेट है, 17 टू 18 मार्क्स अगर आपका फिजिक्स में आता है तो आप बहुत बेटर स्थिति में पहुँच जाएँगे। कनेक्शन तो फिर होना ही है, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ से गिर कर के सीधे मतलब आना चाहिए 17 नंबर, गिर गए 9 पर, 8 नंबर मतलब सीधे 800 स्टूडेंट के पीछे चले गए आप। फिर वो 8 नंबर की रिकवरी कहाँ से करोगे? फिजिक्स रिकवरी वाला सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स रिकवरी वाला सब्जेक्ट नहीं है, रिकवरी नहीं होती है, यहाँ पर बैलेंस होता है बस। ठीक है? बॉटनी और जूलॉजी से रिकवरी की जाती है। मतलब उधर के सब्जेक्ट की रिकवरी यहाँ से नहीं कर सकते और इसकी रिकवरी वहां जाके करना पड़ता है, तो ये तो और भी चैलेंजिंग है। तो इसीलिए एक एवरेज मार्किंग 15 से 18-20 नंबर अगर कोई लेकर के आ जाए ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बॉटनी जूलॉजी अपने आप खींचा जाता है उसका। इतना प्रैक्टिस मांगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री की वो बॉटनी जूलॉजी में खींच करके 18-20 चले जाते हैं। 90, 92, 95 नंबर खींचा जाता है। ये है फिजिक्स को पढ़ने का या केमिस्ट्री को पढ़ने की सही तरीके का पूरे सब्जेक्ट पर फायदा, क्योंकि यहाँ सूत्र बहुत ज़्यादा है। तो सूत्र बहुत ज़्यादा है तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। फॉर्मूला याद नहीं है तो आपकी याददाश्त क्षमता कमजोर है। अगर याददाश्त क्षमता कमजोर है तो पाँचों सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ सूत्र याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब पाँचों सब्जेक्ट गए। ठीक है? तो थोड़ा सा तूफान का मौसम है इसलिए क्लास यहीं पर राउंड ऑफ कर रहा हूँ।